हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 8 के साइंस की, और जैसा कि हमने केमिस्ट्री पार्ट के सारे चैप्टर्स पढ़ लिए थे, तो लास्ट सेशन में हमने अपने 3rd चैप्टर के क्या लिए थे, एमसीक्यूज लिए थे। तो आज उसी में हम चैप्टर 4 जो कि क्या है, मटीरियल, मेटल्स एंड नॉन मेटल, जिसमें हम धातु और अधातुओं को पढ़ रहे थे, उस चैप्टर के एमसीक्यूज यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको उनका उत्तर बताना है। ओके, आइए तो चलते हैं। पहला प्रश्न हम अपना देखते हैं इस चैप्टर का। पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इनमें से कौन सा, जो भी यहाँ पर ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से कौन सा आपका एक कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? क्लियर है? कमरे का तापमान यानी कि सामान्य तापमान। तो यहाँ पर अलग अलग तत्व आपको दिए जाएंगे। ठीक है, क्या क्या है? आयरन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, फास्फोरस। ठीक है, तो आपको पता है इनमें से आयरन, तो अगर कमरे के तापमान में लोहे की कोई वस्तु रहती है तो वो ठोस अवस्था में ही रहती है, किसी भी प्रकार से द्रव अवस्था में नहीं मिलती है। आयोडीन की बात करेंगे तो वो भी आपको इसी प्रकार दिखता है। बात करेंगे फास्फोरस की भी, तो वो भी ठोस अवस्था में आपको दिखाई देता है। तो बचा क्या आपका? ब्रोमीन। तो ब्रोमीन क्या होता है? कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। क्लियर है? और ये क्या है? ये एक अधातु होती है। ठीक है, और कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि ऐसी अधातु का नाम बताइए जो कमरे के तापमान में द्रव अवस्था में पाई जाए। क्लियर है? तो वो क्या हो जाएगा आपका? ब्रोमीन हो जाएगा। ओके, चलिए जल्दी से नोट करिए क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज। मोस्ट रिएक्टिव यानी कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील। ठीक है, यानी कि जो जल्दी से किसी के भी साथ क्या कर लेती है? अभिक्रिया कर लेती है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु। तो जब आप अभिक्रियाशीलता देखते हैं धातुओं की, तो वहां पर आपने क्या देखा था कि आपकी जो धातुएं ऊपर पाई जा रही थी, ठीक है, जब क्रियाशीलता का क्रम देखते हैं आप, तो जो धातुएं ऊपर पाई जाती हैं वो कैसी होती हैं? ज्यादा रिएक्टिव होती है। ठीक है, और धीरे धीरे जब हम नीचे की ओर बढ़ते हैं तो अभिक्रियाशीलता घटती जाती है। तो अभिक्रियाशीलता यानी जो जितनी जल्दी किसी के साथ रिएक्ट कर जुड़ करके कोई और नया उत्पाद बना देगा। तो जब आप बात करते हैं सोडियम और पोटेशियम की, तो ये कैसी है होती है? ये बहुत ही अभिक्रियाशील धातु होती हैं, जहां पर आप क्या कहते हैं कि अगर सोडियम और पोटेशियम को खुले में छोड़ा जाता है तो फिर वो क्या कर लेती हैं? हवा के संपर्क में आने पर या नमी के संपर्क में भी आने पर आग पकड़ लेती हैं। यानी जनरली आप क्या करते हैं? आग बुझाने के लिए पानी का उपयोग करते हैं, लेकिन अगर कहीं पर आप सोडियम और पोटेशियम में पानी अगर उनके संपर्क में आता है तो वहां पर आग लग जाती है। ठीक है, तो आगे ऑप्शंस देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस आपके पास है। आपके पास है कॉपर, सिल्वर, पोटेशियम, कैल्शियम। तो अभी मैंने आपको बताया कि पोटेशियम जो आपकी होती है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव धातु होती है। ओके, सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील। चलिए, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। जल्दी से नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, द मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। यानी कि पहले आपने जब ब्रोमीन की बात की थी तो ब्रोमीन एक अधातु थी जो कमरे के तापमान में द्रव अवस्था में पाई जा रही है। यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ मेटल यानी धातु की बात कर रहे हैं। धातु जो क्या होगी? आपके कमरे के तापमान पर
किस रूप में पाई जाएगी, कौन सी भौतिक अवस्था में, द्रव अवस्था में। ठीक है, तो कौन कौन से ऑप्शन है आपके पास, आइए, सोडियम है, ब्रोमीन है, कैल्शियम है, मरकरी है। ठीक है, तो सोडियम और कैल्शियम तो दोनों ही आपको पता है कि सॉलिड स्टेट में वहां पर मिलते हैं। बात करते हैं ब्रोमीन की और मरकरी की, तो दोनों ही लिक्विड स्टेट में मिलती हैं कमरे के तापमान पर। लेकिन यहाँ पर किसकी बात की गई है, धातु की बात की गई है। तो धातु क्या है आपका, मरकरी है। ठीक है, ये धातु है आपकी, और ये आपका क्या है, अधातु है। तो आपको अगर अधातु पूछा जाता है कि कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में है, तो आप ब्रोमीन लिखेंगे। और वहीं पर अगर आपको धातु पूछी जाती है कोई कि कमरे के तापमान में धातु कौन, कमरे के तापमान में कौन सी धातु द्रव अवस्था में है, तो तब आप मरकरी बताएंगे। ओके, जिसको आप पारा भी कहते हैं, जो कि कहाँ पाया जाता है, आपके थर्मोमीटर में लगाया जाता है जिसको। ओके, तो चलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, मरकरी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर धातु पूछी गई। तो मरकरी जो होता है वो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। नोट करेंगे इसे जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द मोस्ट डक्टाइल। ठीक है, सबसे ज्यादा तन्य धातु, डक्टाइल यानी कि तन्य कौन सी है, और तन्य आप किसे कह रहे थे, जिसकी पतली पतली तार बनाई जा सकती है। ठीक है, जिस भी वस्तु को, जिस भी तत्व को आप पतली पतली तार के रूप में बदल सकते हैं, या फिर क्या कह रहे थे आप कि उसकी थिन वायर बनाई जा सकती है। जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स देखी है, वो कितनी पतली होती हैं, कितनी थिन होती है। ठीक है, उसी प्रकार से इनमें से सबसे ज्यादा डक्टाइल कौन है, यानी कि सबसे ज्यादा किसको तार के रूप में खींचा जा सकता है या बनाया जा सकता है, वो पूछा जा रहा है। तो ऑप्शंस क्या क्या है आपके, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, सिल्वर है और गोल्ड है। और जब बात डक्टिलिटी की होती है तो क्या आता है आपका, गोल्ड आता है, जो कि सबसे ज्यादा क्या है, तन्य धातु होती है। ओके, चलिए नोट करेंगे इसे जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following metals is the most reactive and stored in kerosene? इनमें से कौन सी सबसे अधिक, क्या कहा जा रहा है, सबसे अधिक क्रियाशील है, क्रियाशील या अभिक्रियाशील। ओके, सबसे अधिक क्रियाशील, और जिसको कहाँ स्टोर करके रख रहे हैं, केरोसिन में स्टोर करके रखने, यानी मिट्टी के तेल में उसको स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है, मिट्टी के तेल में स्टोर करके क्यों रखते हैं, ताकि वो जो अगर हवा के संपर्क में आएगी तो फिर क्या हो जाएगी, किसी से भी हवा से अभिक्रिया करके आग पकड़ लेती। ठीक है, तो आप सबसे अधिक अभिक्रियाशील किसे कह रहे थे, पोटेशियम को कह रहे थे। ठीक है, तो ये ऑप्शन सब पहले ही आपको पता है कि पोटेशियम क्या होती है, सबसे अभिक्रियाशील होती है, और क्योंकि वह सबसे अधिक अभिक्रियाशील है इसीलिए उसको किसमें, आपके केरोसिन में, यानी कि मिट्टी के तेल में स्टोर करके रखा जा रहा है। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया डी, पोटेशियम। तो हमने क्या कहा, पोटेशियम को मिट्टी के तेल में इसलिए रख रहे हैं ताकि वो हवा के संपर्क में ना आ पाए, क्योंकि वो हवा के संपर्क में आएगी तो क्या कर लेगी, अभिक्रिया कर लेगी, और अभिक्रिया करके क्या कर लेती है, वो आग पकड़ लेती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नेम द गैस इवॉल्व व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो मैग्नीशियम क्या है, आपकी धातु है, और धातु किससे अभिक्रिया कर रही है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी अम्ल से अभिक्रिया कर रही है। ठीक है, तो आपको पता है जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करती है तो धातु का लवण बनता था वहां पे। ओके, और आपके पास ऑप्शंस है क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो आपको पता है वहां पर कौन सी गैस इवॉल्व होती है, आपकी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ओके, क्लियर है, चलिए जल्दी से नोट करेंगे। तो यानी इसके अलावा अगर मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम के अलावा कोई भी अगर धातु होगी तो उस धातु को जब किसी अम्ल से अभिक्रिया कराई जाएगी, तो धातु की अम्ल से अभिक्रिया जब भी होगी, क्या कहा जा रहा है, धातु की अभिक्रिया होगी किसके साथ, अम्ल के साथ, यानी मेटल और किसी एसिड की अभिक्रिया हो रही है, तो उसमें क्या बनेगा, एक तो धातु का लवण बनेगा,
और साथ में क्या बनेगी आपकी, प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी। चलिए नोट करिए इसे जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, द मेटल विच इज नॉट कोरोडेड बाय एयर वाटर एंड एसिड इज। इनमें से कौन सी धातु है जो कि जिसका संक्षारण नहीं होता है, कोरोडेड यानी जो खराब नहीं होती, बाय एयर हवा से, पानी से या किसी अम्ल से, यानी कि किसी भी कोई आपको धातु ऐसी बतानी है कि वो कौन सी धातु है जिसमें पानी का प्रभाव, हवा का प्रभाव और अम्ल का कोई प्रभाव नहीं होता या उससे वो संक्षारित नहीं होती है। तो ऑप्शन है आपके पास कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड। तो आपको पता है मोस्ट डक्टाइल की बात जब हुई थी तब भी आपका गोल्ड आया था, और जब जिसका कोरोजन नहीं होता है तो वो भी क्या होती है, गोल्ड होती है। और ये किसकी वजह से होता है, क्योंकि यह कम अभिक्रियाशील है। कम अभिक्रियाशील है, इसीलिए इसका क्या नहीं हो रहा है, संक्षारण नहीं हो रहा है। और जब संक्षारण यानी जंग लगना, गोल्ड पर जंग नहीं लगता है, रस्टिंग नहीं होती है उसकी, इसीलिए उसकी ज्वेलरी बनाई जाती है, गहने बनाए जाते हैं, और ताकि वो जल्दी से खराब ना हो। वहीं पर अगर आयरन की ज्वेलरी बनाई जाएगी, लोहे की बनाई जाएगी या किसी अन्य धातु की बनाई जाएगी जो कि ज्यादा अभिक्रियाशील है, तो वो आसानी से, क्योंकि ज्वेलरी आपकी जो भी होती है वो डेली यूज में पहनी जाती है या मोस्टली पहनी जाती है, ज्यादातर पहनी जाती है, तो वो ज्यादातर हवा के संपर्क में, पानी के संपर्क में आएगी तो उससे क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। ठीक है, तो या फिर किसकी बनाई जाती है, अलॉय की बनाई जाती है। ओके, यानी मेटल के साथ दूसरा मेटल को कंबाइन करके अलॉय, मिश्र धातु की आपकी ज्वेलरी बनाई जाती है। तो गोल्ड क्या है, एक तो मोस्ट डक्टाइल आपने वहां पर देखा, सबसे ज्यादा तन्य धातु है, यानी कि सबसे ज्यादा जिसको तार के रूप में कन्वर्ट करके खींचा जा सकता है, बहुत पतली थिन तार जिसकी बनाई जा सकती है, वो गोल्ड है। और सबसे कम अभिक्रियाशील में भी आता है गोल्ड, गोल्ड हो गया, सिल्वर, प्लेटिनम, ये सबसे कम अभिक्रियाशील धातुओं में आती हैं। वहीं पर गोल्ड की आप देखते हैं रस्टिंग नहीं होती है, और वहीं पर कम अभिक्रियाशील होने के कारण एयर, वाटर और एसिड से ये क्या नहीं हो रहे हैं, खराब नहीं हो। ओके, चलिए नोट करिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मेटल्स आर, धातुएं हैं, धातुएं कैसी हैं, सॉफ्ट एंड ब्रिटल, कोमल होती हैं, साथ में भंगुरता का गुण उनमें पाया जाता है, हार्ड एंड सॉलिड, कठोर हैं, और साथ ही कैसी हैं, ठोस अवस्था में। तीसरा है लिक्विड यानी द्रव अवस्था में पाई जाती हैं, और डी है आपका जनरली लिक्विड। तो जब आप जनरल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो धातुओं को आप क्या देखते हैं कि ये कठोर होती हैं और ठोस अवस्था में होती है, कुछ कुछ एक्सेप्शन को छोड़ करके। जैसे अगर आप सॉफ्ट मेटल की बात करें तो आपकी सारी तो कठोर नहीं है, लेकिन मोस्टली ज्यादातर कैसी हैं, कठोर है। जब आप किसी धातु की बात करते हैं कि जो कोमल है, तो आप क्या कहते हैं, सोडियम, पोटेशियम जैसी धातुएं क्या होती हैं, सॉफ्ट होती है। ओके, वहीं पर सॉफ्ट एंड ब्रिटल हो गया, और लिक्विड, लिक्विड स्टेट में आपका मर्क्यूरी आता है, जनरली लिक्विड, तो जनरली लिक्विड तो नहीं होता। जनरली जो मोस्ट कॉमन जो है वो क्या है, हार्ड एंड सॉलिड, यानी कि कैसी होती हैं, ज्यादातर धातुएं कैसी हैं, कठोर हैं और ठोस अवस्था में। ओके, यानी कि कुछ कुछ एक्सेप्शन तो हर जगह आपको मिल रहे हैं, तो उनको छोड़ करके बाकी सारी जो धातुएं हैं उनमें हमने यही गुण देखा कि वो कैसी हैं, कठोर होंगी, हार्ड होंगी, और साथ ही कैसी होंगी, ठोस अवस्था में आपको मिलेंगी। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, हार्ड एंड सॉलिड। ओके, चलिए नोट करिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन है, मटेरियल्स हैविंग क्वालिटीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर कॉल्ड। यानी कि ऐसे मटेरियल जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो ऐसे मटेरियल जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उनको आपने किस कैटेगरी में रखा था, तो ऑप्शन है आपके पास अलॉयज, मेटलॉइड्स, नोबल मेटल्स, नॉन, नन ऑफ दी। ओके,
तो आपको पता है अलॉयज क्या होते हैं, अलॉयज तो मिश्र धातुएं होती हैं। जब धातुओं को मिक्स कर दिया जाता है, दो या दो से ज्यादा धातुओं को मिला दिया जाता है तो आपके मिश्र धातुएं यानी अलॉयज बनते हैं। तो मेटलॉइड्स ही आपका क्या होगा, आंसर होगा, जिसको क्या कहा जाता है, उपधातु कहा जाता है। ठीक है, उपधातुएं क्या होती हैं, धातु और अधातु के बीच की कड़ी भी इनको कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इनमें धातुओं के गुण भी प्रेजेंट हैं और अधातुओं के गुण भी क्या हैं, प्रेजेंट है। ओके, तो दोनों के गुण पाए जा रहे हैं और इसको क्या कहा जाता है, आपका मेटलॉइड्स यानी कि उपधातु कहा जाता है। ओके, चलिए नोबल मेटल्स कौन से हैं, नोबल मेटल्स वो मेटल हैं जो कम क्रियाशील है। इसमें हमने गोल्ड, प्लेटिनम वगैरह, सिल्वर वगैरह की बात की, तो उनको नोबल मेटल्स कहा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, विच मेटल रिएक्ट रेडियली विद कोल्ड वाटर। कौन सी धातु ठंडे पानी से अभिक्रिया करती है। तो यहाँ पर गोल्ड है, सिल्वर है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। तो इनमें से कौन सी धातु आपकी रिएक्ट करेगी, तो आपको पता है कि कौन सी धातु आपकी रिएक्ट करती है। कैल्शियम जो होता है वो रिएक्ट्स रेडियली विद कोल्ड वाटर। ओके, कोल्ड वाटर ठंडे पानी से भी अभिक्रिया करनी है। ओके, चलिए नोट करेंगे जल्दी से इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इज, यानी कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक या चालक। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है, जिसमें विद्युत सबसे अच्छी तरीके से प्रवाहित हो। ऑप्शंस क्या हैं, गोल्ड है, कॉपर है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है। तो आपको पता है ये क्वेश्चंस आपने पहले भी पढ़े हैं बहुत अच्छे से, जब चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। तो हमने जब विद्युत चालकता की बात की तो सिल्वर आपका सबसे अच्छा क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है। ठीक है, सिल्वर जिसको आप क्या कहते हो, चांदी कहते हो। ठीक है, और ये क्या है, आपकी एक धातु है, मेटल। ओके, तो इसमें विद्युत सबसे सुगमता से प्रवाहित होती है या चलती है। ओके, एक जगह से दूसरी जगह। चालक किसे कहा जा रहा है, चालक उसे कहा जा रहा है जो विद्युत को या ऊष्मा को, अगर यहाँ पर विद्युत की बात हो रही है तो विद्युत को, यानी करंट जिसमें सबसे अच्छी तरीके से फ्लो होगा। ठीक है, करंट का प्रवाह, धारा का प्रवाह जिसमें सबसे अच्छे तरीके से होगा। और जब विद्युत धारा की बात की जा रही है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जिसमें बह रही है, जैसे आपकी जो भी तार होती है, इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स होती हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स होती हैं, जो कि आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में हो गई या जहां भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन होगा वह इलेक्ट्रिकल वायर होगी। तो विद्युत की जो तार है, उस तार के अंदर आप देखते हैं वो तार किससे बनी होती है, धातु की बनी होती है। बाहर से तो प्लास्टिक की कवरिंग होती है, कोई पॉलीमर होगा, लेकिन उसके अंदर क्या होता है आपका, उसके अंदर धातु की तार होती है। क्यों, क्योंकि धातु क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, किसके, विद्युत के, और साथ साथ ऊष्मा के, ऊष्मा के भी क्या है, सुचालक है, ऊष्मा को भी प्रवाह होने दे रहे हैं। इसीलिए धातु का कोई बर्तन अगर आपने गैस पे रख दिया है, गैस से उसको आंच मिल रही है, हीट मिल रही है, धीरे धीरे आप क्या देखते हैं कि बर्तन के नीचे वाले पार्ट में आंच लग रही है, लेकिन उसके ऊपर तक क्या पहुंच जाती है, आंच पहुंच जाती है, हीट, ऊष्मा प्रवाहित होकर ऊपर तक पहुंच जाती है। तो आपके को बर्तन के ऊपर वाले सिरे जहां पर की हीट डायरेक्ट नहीं पहुंच रही है, लेकिन वो भी आपको गर्म दिखाई पड़ते हैं। ओके, तो इस प्रकार धातु क्या होते हैं, ऊष्मा के सुचालक होते हैं, और विद्युत के भी क्या होते हैं, सुचालक या अच्छे चालक होते हैं। तो जब बात करेंगे सबसे अच्छे चालक की धातुएं सारी सुचालक है, लेकिन उनमें से सबसे अच्छा कौन सा है, तो वो कौन सा है, चांदी यानी कि सिल्वर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, आयरन इज गैल्वेनाइज्ड बाय कोटिंग इट विद। आयरन का यानी लोहे का क्या किया जाता है, गैल्वेनीकरण किया जाता है। ठीक है, और किसके द्वारा किया जाता है, लोहे को जंग से बचाने के लिए किया जाता है एक तो, और दूसरा उस पे दूसरे किसी धातु की कोटिंग कर दी जाती है, और वही आपको बताना है कि किसकी कोटिंग की जाती है और दूसरी धातु की कोटिंग क्यों कर रहे हैं। आपके पास आयरन का कोई ब्लॉक है, ठीक है, ये एनवायरनमेंट में खुला छोड़ रखा है, ठीक है, बाहर कहीं खुला छोड़ रखा है, तो इस पर क्या होने लग जाएगी, इसमें हवा भी लग रही है, यानी ऑक्सीजन भी लगेगी,
O2 भी लगेगी और दूसरा H2O भी के भी संपर्क में आएगा। कैसे? नमी भी तो है एनवायरमेंट में, ठीक है। तो ये दोनों इस लोहे से अभिक्रिया करेंगे और क्या बना लेंगे? रस्ट बना देंगे, यानी कि जंग जिसे आप कहते हैं। तो जंग लग जाता है लोहे पर अगर वो खुले में छोड़ा हुआ है। तो इस जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है? गैल्वेनाइजेशन किया जाता है। तो उसमें आपका जो ये लोहा है इसके बाहर एक कोटिंग कर दी जाती है, परत चढ़ा दी जाती है। तो क्या किया जाता है? लोहे का ब्लॉक लिया, इसको मोल्टन मेटल में डुबोया जाता है। वो मोल्टन मेटल यानी गलित अवस्था में जो धातु है, और कौन सी धातु होती है आपके पास? ऑप्शन है क्रोमियम, सोडियम, मैग्नीशियम या जिंक। तो यानी जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, जिसको क्या कहा जाता है? जिंक कहा जाता है, जस्ता, ठीक है। तो ये जो रेड कलर का हमने जो भी मेटल में डाला है ये क्या है? आपका जिंक है, ठीक है। तो जब भी पूछा जाएगा कि गैल्वेनाइजेशन में जो लोहा है उसमें किसकी परत चढ़ाते हैं, तो उसमें जिंक की परत चढ़ाते हैं। अब क्या होता है? जिंक इस लोहे से ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, ठीक है। तो यानी ये जिंक अब एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन से और H2O से रिएक्ट करेगा और यहाँ ये एक और लेयर बना देता है। इस पर रस्ट लग गई और ये एक और लेयर बना देगा जिंक ऑक्साइड की, ठीक है। तो अब ये O2 और H2O डायरेक्ट लोहे तक नहीं पहुंच पा रहे। क्यों? क्योंकि एक तो जिंक ऑक्साइड की लेयर बन गई, उसके अंदर जो गैल्वेनाइजेशन में ये जिंक की लेयर बनाई, ये और इसके अंदर जाके लोहा है। तो अब लोहा खराब नहीं होगा, संक्षारित नहीं होगा, उस पर जंग नहीं लगेगा। तो हमें उसको जंग लगने से बचाना था, इसीलिए हमने क्या किया? गैल्वेनाइजेशन किया। और गैल्वेनाइजेशन क्या कहता है कि जो भी आपका लोहे का सामान है उसको मोल्टन पिघली हुई जिंक में डुबो दीजिए। तो जब आप उसमें डुबोएंगे उसको और बाहर निकालेंगे तो उस पर क्या चढ़ जाएगी? जिंक की परत चढ़ जाएगी, ठीक है। तो अभी वो जिंक क्या करेगी? प्रोटेक्ट करेगी, बचाएगी उस लोहे को ऑक्सीजन और H2O यानी नमी के, हवा और नमी के संपर्क में आने से। और जब वो ऑक्सीजन और हवा के संपर्क में आने से बच जाएगा तो उसका संक्षारण नहीं होगा, यानी कि उस पर जंग नहीं लगेगी। क्लियर है? चलिए जल्दी से नोट करेंगे इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आउट ऑफ दीज विच वन इज मोर रिएक्टिव विद वाटर? इनमें से कौन सा पानी के साथ सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है वो बताना है। सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन और कॉपर, सारी क्या है? आपकी धातुएं। और आपको पता है कि इनमें से कौन सी जो सोडियम होती है वो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील होती है। और वहीं पर हम क्या कह रहे थे कि ये पानी के संपर्क में आने पर, पानी अगर सोडियम पे पड़ता है तो वो आग पकड़ लेता है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाया जाता है आपको। तो इससे क्या पता चलता है? ये सोडियम भी बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील है, ठीक है। पोटेशियम सबसे ज्यादा है, लेकिन उसके बाद जो अभिक्रियाशीलता होती है वो सोडियम की होती है। सोडियम किसी से भी रिएक्ट कर लेती है। और यहाँ पर पानी से बात कर रहे हैं तो पानी से रिएक्ट करके आग पकड़ लेती है। ओके, नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14। बोरोन क्या है आपका? वो आपको बताने। तो बोरोन आपका एक क्या है? तत्व है। और तत्व को अलग अलग कैटेगरी में आपने देखा था, ठीक है। मेटल में देखा, मेटलॉइड्स में देखा, नॉन मेटल में देखा, एल्कली में भी देखा आपने, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये आपका एक उप धातु होती है बोरोन, यानी कि मेटलॉइड। ओके, उप धातु। चलिए नोट करिए जल्दी से। बोरोन क्या है? आपकी उपधातु। और उपधातु किसे कहा गया? जो धातु और अधातु दोनों की प्रॉपर्टीज जिसमें समाहित होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अ मिनरल फ्रॉम विच अ मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड ऑन द कमर्शियल स्केल इकोनॉमिकली इज कॉल्ड? एक मिनरल, कोई भी खनिज, जिस खनिज से आप धातु को निकाल सकते हैं कमर्शियली यानी व्यावसायिक तौर पर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और इकोनॉमिकली यानी कि कम खर्चे में, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शंस हैं आपके पास। ओर, मेटलॉइड, कोरोजन, मेटल। ओर क्या होता है? ओर होता है अयस्क। मेटलॉइड क्या होती है? मेटलॉइड उप धातुएं होती हैं। कोरोजन क्या हो गया? संक्षारण, ये तो एक प्रक्रिया है। मेटल क्या है? धातु। तो ऐसा कोई खनिज जिससे धातु को कम खर्चे पर और आसानी से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको आपका ओर यानी कि अयस्क कहा जाता है, ठीक है। चलिए नोट करिए जल्दी से। तो बच्चों होपफुली आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने
4th चैप्टर के एमसीक्यूज देखे। होपफुली सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे कि किस प्रकार से उनका आंसर दिया जा रहा है और किस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ओके, इतने क्वेश्चन आपको अच्छे से रिवाइज करने हैं और लर्न करने हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे, और अपने आने वाले सेशन में हम एक नए चैप्टर के एमसीक्यूज के साथ आएंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।